एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ईवीएस से रिलेटेड फैक्ट या फिर जीके कह लें या फिर जानकारी कह लें। तो ये अध्याय 2 से जो मैंने वीडियो बनाया था यानी पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में बात करें तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो होगा। इसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के ही बात करेंगे, इससे रिलेटेड फैक्ट को लेकर के बात करेंगे। ये एनसीईआरटी का संपूर्ण सार है जो 6 टू लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी जो पारिस्थितिकी तंत्र एनवायरमेंटल साइंस का है उससे रिलेटेड यह टॉपिक आता है और इसी से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखें तो पिछले वीडियो में हम बहुत सारे फैक्ट जान चुके थे, उसके आगे वाले फैक्ट को जानते हुए देखते हैं। तो पहला फैक्ट यहाँ से आपका निकल के आता है कि प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पौधों के किस भाग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट नामक विशेष कोशिका की संरचना के भीतर होता है। इस बात को आप समझते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश की घटना है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रकाश की घटना है। यह दृश्य प्रकाश है, देख सकते हैं दृश्य प्रकाश की घटना है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार का प्रकाश क्लोरोफिल युक्त छोटे कणों के साथ साथ आंख की रेटिना द्वारा अवशोषित होता है। यह कहा जा रहा है कि किस प्रकार का प्रकाश क्लोरोफिल युक्त छोटे कणों के साथ साथ आंख की रेटिना द्वारा अवशोषित करी जाती है। तो यह है आपका दृश्य प्रकाश जो कि अवशोषित करी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण, देख सकते हैं पौधे का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पौधे की हरा रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आप सभी लोग जानते होंगे क्लोरोफिल के कारण। पूछा जाता है क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल पौधे में पाए जाने वाला हरा वर्णक है। पौधे में पाए जाने वाला एक क्या है, हरा रंग का वर्णक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में मौजूद एकमात्र खनिज तत्व कौन सा है। हालांकि क्लोरोफिल की संरचना में कुछ तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लेकिन खनिज तत्व नहीं है। तो यह कौन सा खनिज है जो क्लोरोफिल के तौर पे उसमें उपलब्ध नहीं है। तो ये आपका मैग्नीशियम है। कौन सा है, मैग्नीशियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज को कहा जाता है और ऑक्सीजन भी इससे रिलेटेड है, संबंधित है। आप लोग जानते होंगे बीपीएससी में आए दिन उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो इसमें यह क्वेश्चन डाला जा सकता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये ऑप्शन में दे देगा और आपको कहेगा एक में से अधिक, तो ये आप ऑप्शन चुन सकते हैं यहाँ से। यहाँ देख सकते हैं अगला है, 24 घंटे के चक्र में प्रकाश के संपर्क में आने की प्रक्रिया जो कुछ पौधे और जानवरों के विकास को नियंत्रित करती है वह कहलाती है प्रकाश कालिता कहलाती है। प्रकाश कालिता कहलाती है। फोटो पीरियोडिज्म कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के थ्रू। तो यहाँ से निकल के आता है आपका, किस फसल में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण गतिविधि होती है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कौन से ऐसे फसल है जिसमें होती है, तो यह है आपका गन्ना की फसल में। ध्यान रखेंगे इस बात को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे दूसरा है आपका, किस परितंत्र में अधिकतम पादप जैव भार होता है। अधिकतम पादप जैव भार किस परितंत्र में होता है, या उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होता है। आगे बढ़ेंगे। एक परितंत्र की आबादी का वह क्रम कौन सा है जो भोजन और ऊर्जा को एक निर्दिष्ट दिशा में जाने की अनुमति देता है, यानी श्रृंखला के निचले सिरे पर उपस्थित जीव जो लोग ऊपरी छोर पर है उन्हें एक भोजन बन जाते हैं, उनके लिए एक भोजन बन जाता है, वह एक खाद्य श्रृंखला कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। फूड जाल,
आहार जाल पूछा गया था आपसे बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में। इस बात को ध्यान देंगे आप, आहार जाल किसे कहते हैं और फूड चेन किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक परितंत्र की आबादी का वह क्रम कौन सा है जो भोजन और ऊर्जा को एक निर्दिष्ट दिशा में जाने की अनुमति देता है, यानी श्रृंखला के निचले सिरे पर उपस्थित जीव जो लोग ऊपरी छोर पर है उनके लिए भोजन बन जाते हैं, यानी जो सबसे ऊपरी श्रृंखला में है उनके लिए जो सबसे निचले सिरा पे जो लोग हैं या फिर जो जीव हैं वह उनके लिए भोजन बन जाता है। तो यह एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। कौन सी एक जटिल प्रणाली है कौन सी एक जटिल प्रणाली है जहां छोटे जीवों को बड़े जीवों के द्वारा खाया जाता है। वह कौन सा जटिल प्रणाली है जहां छोटे जीवों को बड़े जीवों के द्वारा खाया जाता है। यह है आपका समुद्री खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। समुद्री खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार क्या है। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार बायोमास ऊर्जा और संख्या है। बायोमास ऊर्जा और संख्या है। आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी। चार्ल्स एटलन ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा पेश करी गई थी। आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी परितंत्रों का घटते उत्पादकता के क्रम में सही क्रम कौन सा है। सही क्रम है मैंग्रोव, घास के मैदान, झील और महासागर। इस तरीके से सही क्रम है। सबसे पहले है आपका मैंग्रोव, उसके बाद घास मैदान, उसके बाद छोटा में आ जाएगा झील, उसके बाद महासागर, महासागर से बड़ा झील, झील से बड़ा आपका हो जाएगा घास का मैदान, घास के मैदान से बड़ा हो जाएगा मैंग्रोव। तो ये आपका निकल के आता है पॉइंट। आगे बढ़ेंगे। अगला देख सकते हैं। क्या होगा यदि किसी महासागर का पादप पल्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा यदि किसी महासागर का पादप पल्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर और समुद्र के खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर और समुद्र के खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। जलीय खाद्य वेब देख सकते हैं। जलीय खाद्य वेब फूड वेब इसी को बोलते हैं फूड WEB। ये पूछा गया था। जलीय खाद्य वेब की नींव कौन सी है। जलीय खाद्य वेब की नींव जो है फाइटोप्लांक्टन को कहा जाता है। यहाँ देखेंगे। कौन सा जैविक कार्बन पंप प्रति लगभग 10 गीगाटन कार्बन वायुमंडल से गहरे समुद्र में स्थानांतरित करता है। यह कहलाता है आपका फाइटोप्लांक्टन ही कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। महासागरों, समुद्रों और ताजे पानी के पिंडों के जल स्तंभ में रहने वाले बहते हुए जीव क्या है। तो यह है पल्लवक हैं। क्या है पल्लवक हैं। नेक्स्ट है। ग्रह पर सबसे बड़ी जीवित चीज कौन सी है। ग्रह पर सबसे बड़ी जीवित चीज कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया में महान बैरियर रीफ को कहा जाता है जीवित चीज कहलाता है। यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे पॉलिप्स नामक छोटे जीवों से क्या बनी होती है। पॉलिप्स नामक छोटे जीवों से क्या बनी होती है। मूंगे की चट्टान पॉलिप्स नामक छोटे जीवों से बनी होती है। यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है। कोमल शरीर वाले लेकिन सहारे के लिए स्रावित चूना पत्थर के कंकाल हैं, वह क्या कहलाता है। पॉलिप्स ही कहलाता है। पॉलिप्स कोमल शरीर वाले लेकिन सहारे के लिए स्रावित चूना पत्थर के कंकाल हैं, पॉलिप्स को कहा जाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए। यहाँ पर देखेंगे। किसको अक्सर समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। पॉलिप्स को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। नेक्स्ट है। घास के मैदान में पारिस्थितिक अनुक्रमण के भाग के रूप में पेड़ घास की जगह नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं। जल सीमा और आग
के कारण, जल सीमा और आग के कारण यह उसके स्थान नहीं लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्रमिक प्रक्रिया कौन सी है? क्रमिक प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं? यह है आपका पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। इसको इंग्लिश में इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। जो क्रमिक प्रक्रिया जो क्रमिक प्रक्रिया कौन सी है, देख सकते हैं जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ बदलते और विकसित होते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। विश्व की अधिकांश प्रवाल भित्तियां किस प्रकार के जल में पाई जाती हैं? विश्व की अधिकांश प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का कार्बन सिंक किसे कहा जाता है? ब्रह्मांड का कार्बन सिंक महासागर को कहा जाता है। केवल पौधे ही नहीं, पूरा समुदाय किसमें शामिल है? अनुक्रमण में शामिल है। केवल पौधे ही नहीं, पूरा समुदाय जो कह ले पारिस्थितिकी तंत्र का, तो ये आपका अनुक्रमण में शामिल है। आगे बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, केवल पौधे ही नहीं, पूरा समुदाय किसमें शामिल है? ये दोबारा क्वेश्चन आगे यहाँ से देख सकते हैं, अनुक्रमण ही होगा। यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, रहने, बढ़ने और प्रजनन की प्रक्रियाओं के माध्यम से जीव एक क्षेत्र के भीतर पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं और प्रभावित करते हैं कि धीरे धीरे इसे बदलते हैं, या फिर यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया अनुक्रमण कहलाती है। अनुक्रमण कहलाती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक कीटनाशक जो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है का खाद्य फसल पर छिड़काव किया जाता है। जो है ये क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन का खाद्य फसल पे छिड़काव किया जाता है, तो खाद्य श्रृंखला यानी फूड वेब, खाद्य फसल, चूहा, सांप, बाज, इस खाद्य श्रृंखला के किस जीव में कीटनाशकों की उच्चतम सांद्रता जमा होती है? यह बाज में होगा निश्चित रूप से। जब चूहा तो खाएगा ही, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा होगा इसमें, इसके बाद सांप का होगा, सांप चूहा को खाता है, सबसे अधिक जो होगा बाज में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, इनमें जीवित जीवों के लिए एक मजबूत संबंध है। जिनमें जीवित जीवों के लिए एक मजबूत संबंध है, वह क्या है? तो और वे विलुप्त होने वाले छोटे जलीय सांद्रता से परिमाण के कई आदेशों द्वारा जैव आवर्धन है। वह क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कीटनाशक है जो खाद्य श्रृंखला को कीड़ों से छोटे पक्षियों तक और फिर छोटे पक्षियों से शिकारी पक्षियों जैसे बाज तक पहुंच जाता है? वह है कौन सा? डीडीटी। डीडीटी का छिड़काव करने से आपका जो है कि छोटे कीड़े से लेकर के बड़े जो शिकारी करते हैं, उन सभी कीड़ों पर, उन सब पक्षियों तक पहुंच जाता है इन दवाओं का जो है कि असर या फिर प्रभाव। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे परागण कारक अभिकर्ताओं के उदाहरण है। परागण कारक अभिकर्ताओं के उदाहरण है। परागण या फिर कारक या अभिकर्ताओं के उदाहरण कौन सा है? चमगादड़ है, मधुमक्खी और पक्षी है। ये सब परागण के क्या करते हैं? अभिकर्ता हैं। यहाँ देख सकते हैं। अगला है आपका, उस समय को दर्शाता है जिसमें जीव की एक श्रृंखला एक दूसरे को खिलाती है। उस क्रम को दर्शाता है जिसमें जीव की एक श्रृंखला एक दूसरों को खिलाती है, वह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक या फिर द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या हो सकता है? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है। यहाँ देखेंगे। अगला है, अब क्रमित स्थलों के पुनर्वास में किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया है? क्योंकि माइकोराइजा पौधे को सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने, पीएच की चरम सीमा को सहन करने और रोग को संक्रमण का प्रतिरोध करने में सक्षम बनाता है। इसे माइकोराइजल बायोटेक्नोलॉजी
कहा जाता है, माइकोराइजल बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किन जनजातियों द्वारा हर साल 1 महीने तक चलने वाला पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण अभियान या फिर त्योहार आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान कुछ समुदाय जनजाति फल देने वाले पेड़ों के पौधे को लगाते हैं या फिर रोपते हैं। ये कहते हैं मध्य प्रदेश के गोंड या फिर कोरकू जनजाति द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें फल देने वाले पौधे को रोपा जाता है। यह इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हर साल आपके यह मनाया जाता है, 1 महीने तक चलता है यह। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखेंगे, नेक्स्ट देखने से पहले यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया कि किस वनस्पतिक प्रवर्धन से पौधे अपरिपक्व अंकुर अवस्था में बाईपास कर देते हैं और इसीलिए जल्दी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह कौन सा है? वनस्पति प्रसार, इसे कहते हैं वनस्पति प्रसार। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, कहा जाता है कि कौन से शब्द एक प्रजाति का वर्णन करता है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण या फिर रखरखाव को करता है, तो यह कहलाता है फाउंडेशन जनजाति। फाउंडेशन जनजाति देख सकते हैं। अगला है आपका कोरोल दृढ़ लकड़ी के जंगल, केल्प बेड और समुद्री घास के मैदान किस प्रजातियों के उदाहरण हैं? तो यहाँ देख सकते हैं फाउंडेशन प्रजाति। यहाँ देख सकते हैं एक प्रजाति जिसका संरक्षण प्राकृतिक रूप से सह अस्तित्व वाली प्रजाति की एक महत्वपूर्ण संख्या तक विस्तारित होने का अनुमान है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वह एक छाता प्रजाति अम्ब्रेला स्पीशीज कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पौधा या जानवर है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं? कौन सा पौधा या फिर जानवर है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति महत्वपूर्ण या फिर कह लें कि बहुत अधिक संवेदनशील होती है? तो यह एक क्या है? तो एक सांकेतिक प्रजाति होती है। यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संकेतक से कौन है? देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संकेतक कौन से हैं? तो यह देख सकते हैं आप, लाइकेन को सल्फर डाइऑक्साइड का संकेतक कहा गया है वायु प्रदूषण के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखेगा यांत्रिक या अन्य माध्यमों से सजीव या निर्जीव पदार्थों को एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करके पर्यावरण में परिवर्तन करना किसका कार्य कहलाता है? यह कहलाता है एलोजेनिक इंजीनियर कहलाता है। यह कहलाता है आपका एलोजेनिक इंजीनियर कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन पर्यावरण को अपनी भौतिक संरचनाओं यानी अपने जीवित और मृत ऊतकों के माध्यम से बदलते हैं? कौन से पर्यावरण को अपनी भौतिक संरचनाओं यानी अपने जीवित और मृत ऊतकों के माध्यम से बदलते हैं? वह कहलाता है आपका ऑक्टोजेनिक इंजीनियर। आगे बढ़ेंगे, वे कौन सी भौतिक रासायनिक कारक हैं जो सजीवों पर उनके जीवन के किसी न किसी भाग पर कार्य करते हैं? वह क्या है? अजैविक घटक है। किसी न किसी भाग पर जो कार्य करते हैं वह क्या कहलाता है? रासायनिक या फिर भौतिक रूप से, तो अजैविक घटक कहलाता है। नेक्स्ट है, कुल दर जिस पर हम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा विकिरण ऊर्जा संग्रहित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुल दर जिस पर हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा विकिरण ऊर्जा संग्रहित होती है, उसे सकल प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन जीपीपी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार के उत्पादक क्रोमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अकार्बनिक रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? यह है आपका रसोपोषी यानी केमोटोपस
केमोट्रोपस यानी रसोट्रोपी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस प्रकार के जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होता है। यह है आपका उपभोक्ता या फिर विषमपोषी, उपभोक्ता या फिर विषमपोषी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो आपका एक चार्ट दिखेगा और यहाँ पर कहा जा रहा है चार्ट के थ्रू कि परितंत्र के घटक कौन से हैं। तो जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक होते हैं। अजैविक के कौन घटक हैं? तो भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, ये तीन घटक होते हैं। अजैविक घटक जिसमें आपका भौतिक कारक तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल दाब एवं नाइट्रोजन ये संबंधित होता है। उसके या फिर वायुमंडल दाब होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखें तो अकार्बनिक पदार्थ में देखें जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद नाइट्रोजन है। तो ये पार्ट आपका ये अकार्बनिक हो गया, ये भौतिक कारक है। उसके बाद यह देख सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ में देखें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये सारे के सारे क्या हैं? तो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कि क्या है? अजैविक घटक के रूप में है, प्रतंत्र के घटक के रूप में है। इस बात को देखेंगे यहाँ पर कि जैविक घटक किसे हैं, कितने हैं? तो 3 प्रकार के हैं ये भी। और यहाँ देख सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक कहलाते हैं। जो हरे पौधे उत्पादक हैं, जंतु उपभोक्ता हैं और सूक्ष्मजीव आपका अपघटक के दायरे में आता है। इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक चार्ट दिखेगा जिसमें बताया जा रहा है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की सापेक्ष उत्पादकता यानी पारिस्थितिकी तंत्र सामान्य श्रेणी प्रति वर्ग मीटर और यहाँ पर औसत दिया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये क्या कहलाता है? 1000 से लेकर 3500 के बीच इसका सामान्य श्रेणी है, औसत इसका 2200 है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय मौसमी वन यह है आपका 1000 से लेकर के 2500 तक, इसमें 1600 इसका क्या है? तो औसत है। उसके बाद समशीतोष्ण सदाबहार वन है जो कि 600 से 2500 तक है। उसके बाद इसका जो औसत देखें तो 1300 है। पतझड़ी वन है 600 से 2500 जिसमें इसका औसत है आपका 1200। उसके बाद है झाड़ीदार भूमि है 250 से लेकर के 1200 तक, जिसकी जो है कि औसत है आपका 700। उसके बाद सवाना चारागाह में 200 से 2000 तक है, जो कि है आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं 900 इसका औसत है। उसके बाद समशीतोष्ण घास का मैदान है जो कि है आपका 200 से 1500 के बीच इसका सामान्य श्रेणी है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के पौष्टिक खाद्य का चक्रण जो कहते हैं उसका सामान्य श्रेणी है। उसके बाद 600 तक इसका औसत है। टुंड्रा और अल्पाइन का है औसत श्रेणी, सामान्य श्रेणी जो देखें दायरा जो देखें 10 से लेकर के 400 तक है, इसका औसत निकालें तो 140 आता है। उसके बाद जो निकाले तो देखते हैं आपके स्क्रीन पे कि रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान में 10 से लेकर के 250 तक है, जिसका औसत आपका 90 दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट आपके स्क्रीन पे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को लेकर के। यहाँ पर कहा जाता है कि एक विशेष पोषी स्तर पर जैव भार के रूप में एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का प्रतिशत पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहलाता है। एक विशेष पोषी स्तर पर जैव भार के रूप में एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का प्रतिशत पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में निम्नलिखित वर्गीकरण है। कौन कौन से वर्गीकरण है? पहला प्राथमिक, दूसरा माध्यमिक। प्राथमिक है तो प्राथमिक उत्पादकता है यह ऑटोटॉप्स यानी फोटो ऑटोटॉप्स प्लस क्रोमो ऑटोटॉप्स द्वारा बायोमास की पीढ़ी है। इसके आगे सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी जीपीपी माइनस ऊर्जा की हानि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखेंगे माध्यमिक उत्पादकता यह कहलाता है यह विषमपोषी के स्तर पर जैव भार संचय है, जो कि शाकाहारी जीव और जैव भार पौधे से प्राप्त करते हैं और इसके एक हिस्से को अगले स्तर पर स्थानांतरित कर देते हैं और श्रृंखला चलती रहती है। तो यह आपका माध्यमिक उत्पादकता कहलाता है। नेक्स्ट
आपका नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नया लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।